नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा को समझाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, क्योंकि यह टॉपिक एमपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले संज्ञा को समझने से पहले हमें शब्द और पद के बारे में समझना आवश्यक है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको लगभग कंप्लीट संज्ञा के बारे में समझ में आ जाएगा। ये भाग 1 है, इसका भाग 2 भी हम लाएंगे। इस भाग 1 में लगभग 90% हम संज्ञा को कवर करेंगे। बाकी का 10 से 15% हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि शब्द और पद क्या होता है। तो भाइयों, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो कोई भी शब्द, तो वो क्या होगा? शब्द होगा। और वाक्य के बाहर जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है, वाक्य के अंतर्गत नहीं आता है, तब वह शब्द ही होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जब वाक्य के अंतर्गत इसका प्रयोग हो, तो उसे पद कहा जाएगा, पद कहा जाता है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। यह चीज़ शायद आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन आज के बाद आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम कि पद कितने प्रकार के होते हैं, पद के भेद। तो पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। भाइयों, इन सभी को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको एक चीज़ हम बता दें कि संज्ञा एक विकारी शब्द होते हैं। इसमें विकार 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। वो तीनों प्रकार क्या हैं? लिंग, वचन और कारक। ये 3 कारणों से संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा जो शब्द हैं वो विकारी शब्द हैं। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका भाग 1 हम पढ़ रहे हैं। और आगे फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसकी पहचान होती है, उसे पहचाना जाता है। भाइयों, कहने को आपने सुना भी होगा कि आपने उसे क्या संज्ञा दी है। यानी जो कोई नाम है, जिस नाम से किसी वस्तु की, भाव की या प्राणी की जो पहचान होती है, वही संज्ञा है। ये चीज़ आप सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम संज्ञा के बारे में, शायद ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके आगे हम बात आगे बढ़ते हैं। यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के जो प्रकार हैं वो कुल अगर बात आती है तो 5 प्रकार होते हैं। और मूलतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन कई पुस्तकों में 3 और कई में 5 दी हैं। तो हमने यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से समझाने के लिए 5 प्रकार ही समझाए हैं। और ये पहला जो प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। लेकिन आपको एक चीज़ समझाएं हम यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों मूल प्रकार हैं। लेकिन ये जो प्रकार हैं ये दोनों प्रकार आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही शामिल कर लिए जाते हैं। यानी द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही प्रकार हैं या अंग हैं। और बाकी का ये जो 5 प्रकार हैं वो कुल प्रकार हैं। और अगर मूल प्रकार की बात आती है तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार ही संज्ञा के मूल प्रकार हैं। लेकिन सामान्यतः ये 5 प्रकार ही पढ़ाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा विस्तृत समझाएंगे आपको कि व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति विशेष या यहाँ पे जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती हो, किसी विशेष व्यक्ति की, विशेष स्थान की या वस्तु का बोध कराती हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, जैसे राम, गंगा, पटना। ये व्यक्तिगत बात हो रही है, राम के बारे में व्यक्तिगत बात हो रही है, गंगा के बारे में और व्यक्तिगत बात हो रही है पटना के बारे में। तो ये चीज़ें क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो भाइयों, यहाँ पर
हम एक चीज़ समझा रहे हैं कि हम दोनों में तुलना भी करेंगे आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको सूक्ष्म में ही समझाया व्यक्तिवाचक को, लेकिन जब जातिवाचक पढ़ेंगे तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो किसी जाति समूह का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। अब जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। अब नदी की बात हो रही है तो इसमें किसी विशेष नदी की बात नहीं हो रही है, जिसमें सभी नर्मदा भी है, गंगा भी है, यमुना भी है, चंबल भी है, सभी नदियाँ आ जाती हैं। पर्वत हो रही है तो किसी विशेष पर्वत की बात नहीं हो रही है, इसमें दुनिया भर के, भारत भर के जो भी पर्वत है उन सभी की बात हो रही है। लड़की की बात हो रही है तो किसी विशेष लड़की की बात नहीं हो रही है, सभी जो लड़कियाँ हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, यानी ये इनकी जाति है, ये व्यक्ति विशेष नहीं है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आशा करता हूँ आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा अंतर है और इससे प्रश्न बनते हैं, एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको अंतर दर्शाने के बारे में प्रश्न बनते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियो में अभ्यास प्रश्न में हम आपको समझाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गिन नहीं सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, दूध, पानी, घी, तेल आदि। तो भाई इन सभी को हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम नाप या तौल सकते हैं। इनको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं कि पानी, एक पानी है कि दो पानी है, घी एक घी है कि दो घी है, तेल गिनती नहीं हो सकती इनकी। ये नाप सकते हैं या फिर इनको तौल सकते हैं। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बड़ी ही आसान इसकी परिभाषा है और यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हमने सब आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको द्रव्यवाचक संज्ञा भी समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके पुनः इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको समझाते हैं। जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति या वाचक जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, गुच्छा, झुंड आदि, यह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा उदाहरण से कि सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, इसमें बहुत सारे समूह होते हैं। समिति भी एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, इसमें कई व्यक्ति होते हैं। आयोग भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, ना ही परिवार किसी एक व्यक्ति से बनता है। यानी यह समुदाय यानी समूह जिसमें हो उसे समूहवाचक कहते हैं। पुलिस भी कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, पुलिस में भी कई प्रकार के रैंक होते हैं, कई प्रकार के उसमें अधिकारी होते हैं। सेना में भी कई अधिकारी और सिपाही होते हैं। गुच्छा चाबियों का गुच्छा हो या अन्य किसी चीज़ का गुच्छा हो तो गुच्छा एक नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों का गुच्छा जो होता है उसे गुच्छा कहा जाता है। झुंड भी एक नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो समूह के बारे में बात हो तो समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाइयों, सबसे लास्ट जो है वो है भाववाचक संज्ञा, और इससे भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन है भाइयों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ला सकें। हाँ, तो भाववाचक संज्ञा है वो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं या भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि, ये भाव हैं। इस यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि जिसमें भाव की, जब क्रोध क्या एक भाव है एक तरीके से, मिठास तो ये चीज़ क्या है, गुण या फिर दशा, किसी की दशा, तो ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी ये आपको समझने की आवश्यकता है कि जो भी भाव है, गुण है या दशा है, वो सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा अव्यय से किया जाता है या किया जा सकता है। यहाँ पर और अधिक समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण आपके लिए दिए हुए हैं कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। तो किस किस से बनाया जा सकता है, सर्वनाम से, संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से, आदि से
किया जाता है इसका निर्माण। तो यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं आप देखिए। पुरुष से पुरुषत्व, पुरुष के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा किया जिसमें पुरुषत्व की बात, पुरुषत्व झलकता हो, तो वो पुरुषत्व हो गया। ये क्या हो गया, भाव हो गया एक तरीके से, तो भाववाचक संज्ञा है। अब नारी है, नारी के बारे में बात हो रही है, लेकिन नारित्व, नारित्व यानी उसके नारी के गुणों के बारे में बात हो, ये जिससे नारित्व झलकता हो, तो वो नारित्व हो गया। तो ये एक तरीके से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी यहाँ पर। गुरु है और गुरुत्व, गुरु का जो वात्सल है, गुरु का जो ज्ञान है, तो गुरुत्व एक तरीके से कह सकते हैं। तो गुरु एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा है और गुरुत्व आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो भाइयों सर्वनाम हम आगे पढ़ेंगे, आप सभी को लेकिन मालूम होगा सर्वनाम क्या होता है। अपना सर्वनाम है, लेकिन अपनत्व तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आ जाएगा मम, मम क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ममत्व तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब निज क्या है, सर्वनाम है, लेकिन निजत्व तो क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाइयों ये आपका सर्वनाम से हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण, सुंदर जो है वो विशेषण है, आप सभी को मालूम होगा। और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, यानी सुंदर से सुंदरता और सौंदर्य, ये आपका भाववाचक संज्ञा बनती है यहाँ पर। इसके बाद वीर क्या है, वीर पुरुष, यानी वीर जो है वो विशेषण है, तो वीरता और वीरत्व तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं धीर, धीर क्या है, विशेषण है, लेकिन धीरता और धैर्य क्या हो जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। अव्यय आप सभी को शायद ना मालूम हो, हम आगे आने वाले वीडियो में अव्यय भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है दूर, दूर अव्यय है, लेकिन दूरी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निकट क्या है, निकट अव्यय है, निकटता आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। नीचे अव्यय है और नीचाई आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। रुकना क्या है, अव्यय है और रुकावट आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। थकान आपकी अव्यय है और थकावट आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो भाइयों ये था संज्ञा का भाग 1, जिसमें हमने आपको लगभग 80% संज्ञा, 80 से 90% संज्ञा को कवर करने की कोशिश की है। अब जो बाकी का 20% रह जाता है, 20 या 10% जो भी है, वो हम नेक्स्ट यानी भाग 2 में, दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी देंगे संज्ञा के, उस भाग 2 में हम आपको कंप्लीट जो कुछ भी रह गया है संज्ञा से संबंधित, वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे एग्जाम में कभी भी संज्ञा से कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।